हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम करने वाले हैं एरोडोफ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इससे पहले कि अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो तुम्हें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो तुम देख लेना। बाकी अगर तुम केवल एरोडोफ का सेशन अटेंड करना है और तुमने पहले कहीं से थ्योरी पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो का यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, तो पहले तुम पॉज करके एक बार खुद सॉल्व कर लो। अगर नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ थिन वायर ring of radius r has an electric charge q. What will be the increment of force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the center of the ring? ठीक है। तो ये एक तरीके की पहले रिंग हो गई। ठीक है, ये है अपने पास रिंग जिसपे जिसका रेडियस है r और ये कह रहा है इट हैज चार्ज q। ठीक है, q चार्ज है इस पर। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमें q नॉट चार्ज को इसके सेंटर पर रख दें, यहाँ पर q नॉट, तो अब इसको क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो जो इसको फोर्स स्ट्रेच कर रही है उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा? बेसिकली टेंशन होगी इस रिंग में कुछ ना कुछ, और वो बढ़ जाएगी अगर तुम इस क्यू नॉट को यहाँ रख दोगे। तो वो कितनी बढ़ेगी यही तुमसे पूछ रहा है। तो आओ देखते हैं। तो इसका एनालिसिस ऐसे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लो, क्योंकि हम पूरी रिंग पर तो फोर्स ऐसे लिख नहीं सकते, तो एलिमेंट पर ही हम सारा काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो। ये है तुम्हारा एलिमेंट। ठीक है। और सपोज ये एंगल है डी थीटा और इस पर चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है। तो अब क्या है कि इस एलिमेंट पर इस क्यू नॉट की वजह से अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। एकदम सेंटर से पास करता हुआ ये क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लिख लेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब जो टेंशन है वो तो इसके टेंजेंशियल लगेगी यहाँ से। तो एक टेंशन इधर से लग रही होगी और वही सेम टेंशन इधर से भी लग रही होगी। ठीक है, ये हो गया। तो क्यू नॉट ई जो हमने लगाया है ये बेसिकली ये वाला एंगल अगर डी थीटा, तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना, आधे एंगल पर। ठीक है, ये समझ में भी आ रहा है कि क्यू नॉट एकदम सेंटर से जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्या करें कि ये जो टेंशन है इसके हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं। क्या कहते हैं, क्यू नॉट ई के अलोंग और उसके पैरेलल। तो देखते हैं आओ। तो जो ये टेंशन है, ये इसको हम कंपोनेंट लेते हैं। तो एक इसका आएगा कंपोनेंट इस तरीके का, और एक इसका आएगा कंपोनेंट इस तरीके का। एक इसका कंपोनेंट अगर तुम लोगे तो एक आएगा इस तरीके का और एक आएगा इस तरीके का। अब इनकी वैल्यूज देखो। तो तुम्हारा जो ये एंगल है, ये है डी थीटा बाई 2। ठीक है। तो डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये डी थीटा बाई 2 हो गया तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो गया तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया है? तो जो तुम्हारा ये वाला एंगल है बेसिकली ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। और सिमिलरली जो तुम्हारा ये वाला एंगल है ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। और इसका भी ये डी कॉस डी थीटा बाई 2। और ये वाला हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। और ये भी हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब एक चीज साफ साफ दिख रही है यार कि जो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2 है, ऊपर और नीचे वाले, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे इस तरीके से। ठीक है। तो इनका तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब ये जो टी साइन डी थीटा बाई 2 वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों क्यू नॉट ई को बैलेंस करेंगे, यानी कि 2t साइन डी थीटा बाई 2 हमारा बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई के बराबर। ठीक है। सॉरी, क्यू नॉट ई लिख दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? क्यू नॉट तो क्यू नॉट की वजह से होगा, सॉरी। ये मेरे को डी क्यू ई लिखना चाहिए था। ठीक है, जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उस पर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यू नॉट ई नहीं होगा, ये डी क्यू ई होगा। इसको मैं सही कर देता हूँ। डी क्यू इंटू में ई, छोटे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट की वजह से होगी और टारगेट चार्ज हमारा डी क्यू है। ठीक है। तो इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगी। तो ये हो गया अपना इसके बराबर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि अपना जो ये है साइन डी थीटा, मतलब बहुत छोटे एंगल का साइन उस एंगल के बराबर हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन तुमने वैसे पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो वही करने जा रहे हैं हम। तो साइन डी थीटा बाई 2 को हम डी थीटा बाई टू बाई भी लिख सकते हैं, 2t डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको बेसिकली। और ये हो जाएगा डी क्यू। और अब ई की वैल्यू हम लिख लेते हैं
के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आई गया होगा कि रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये हो गया। तो 2 से 2 काट दो, टी डी थीटा इज इक्वल टू डी क्यू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हमें टी ही चाहिए था बेसिकली, है ना। तो अभी देखते हैं। हाँ, तो ठीक है, टी डी थीटा, और ये जो डी क्यू है ये हमने खुद से माना है। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी कि टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस आर है। तो लैम्डा तुम्हारा क्या होगा, क्यू बाई आर। तो डी क्यू क्या होगा, लैम्डा डी एल। डी क्यू तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा डी एल, या फिर तुम बोल सकते हो लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, डीएल को आर डी थीटा कह सकते हैं, और लैम्डा भी यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाय आर इंटू आर डी थीटा। समझ में आया कैसे? सॉरी, क्यू बाई टू पाई आर होना चाहिए ये, हाँ, लैम्डा। तो ये क्यू बाई टू पाई आर आर डी थीटा ये बनेगा तुम्हारा। तो इसको यहाँ पे लिख दो, क्यू बाय टू पाई आर, लैम्डा की वैल्यू लिख दी, फिर आर डी थीटा लिख दिया, और ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है। वो स्मॉल आर कैपिटल आर से कंफ्यूज मत होना, मैंने कहीं कहीं ऐसा कर दिया है। ठीक है, वो एक ही चीज है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो डी थीटा से डी थीटा चला जाएगा यहाँ से, और इस आर से इस आर को काट दिया, तो हमारा जो टेंशन आएगा वो आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर तुम के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्यू क्यू नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसको तुम ट्राई करो एक बार पॉज करके, उसका फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। हम्म, तो और देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, हाँ ठीक है। A positive charge 50 microcoulomb is located in the plane xy at the point of radius this, मतलब xy यहाँ ये 50 माइक्रोकूलम चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, where I and j are the unit vectors along x and y axis। ठीक है, find the vector of electric field strength E and its magnitude at the point with radius vector this, है ना। तो मतलब एक चार्ज है बेसिकली। ठीक है, एक ये चार्ज है 50 माइक्रोकूलम का, जिसका पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं आर नॉट वैसे इसमें दे रखा है, चलो मैं आर नॉट ही बोल देता हूँ। आर नॉट बार है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ये कह रहा है कि एक और पॉइंट है इसी प्लेन में जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, जिसको हम कहेंगे 8i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी बताना है, दोनों चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है ये। चलो और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो बेसिकली हम कूलम लॉ से कैसे लिखते हैं इसको, तो वही लिखते हैं। चलो आओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, उस तरीके से। तो अब यहां पर नीचे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऑफ आर बार माइनस आर नॉट बार का स्क्वायर इंटू आर बार माइनस आर नॉट बार, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। बट इसमें हमें यूनिट वेक्टर लेना था, तो हम इसका मॉड से डिवाइड कर देंगे, आर बार माइनस आर नॉट बार, इस तरीके से। अब तुम लोग कहोगे कि इसको हमने ऐसा क्यों नहीं किया, कई लोग ऐसे याद भी रखते हैं कि के क्यू आर बार माइनस आर नॉट बार ऊपर कर दें और नीचे सीधा क्यूब कर दें। तो मैंने ये स्क्वायर और इस वाले पोर्शन को ऐसे अलग अलग करके क्यों लिखा है, क्योंकि तुमसे इसमें मैग्नीट्यूड भी पूछा है। अगर तुम उस तरीके से करोगे तो तुम मैग्नीट्यूड के लिए फिर से कैलकुलेट करने चले जाओगे, वो करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तो अभी तुम्हारे लिए ये वाला जो चीज है ये मैग्नीट्यूड देगा, ये डायरेक्शन दे रहा है, तो तुम्हें दोनों चीजें बेसिकली मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा अलग से, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये चीज की है। तो चलो आओ देखते हैं। तो लिखते हैं वैल्यूज यार। तो यहाँ से लिखोगे के क्यू, सॉरी, अभी मैं क्यू की वैल्यू भी नहीं पुट कर रहा। ठीक है, के क्यू को मैं वैसे ही लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा लिखना ना पड़े। आर बार माइनस आर नॉट बार, मतलब फाइनल माइनस ही नहीं, चलिए देखो, 8i कैप माइनस 2आई कैप, तो 6i कैप हो जाएगा। ठीक है, 6i कैप
और ये -5 जे कैप -3 जे कैप -8 जे कैप हो जाएगा, -8 जे कैप। ठीक, ये हो जाएगा अपॉन में। नीचे इधर हमने इसी का मॉड लिया था, तो मॉड ऑफ 6i -8 जे का स्क्वायर, और यहाँ पर हम करेंगे मॉड ऑफ 6i -8 जे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन ये √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट लिख देता हूँ, चलो 36 + 64 का होल स्क्वायर इनटू में ये हो जाएगा तुम्हारा 6i -8 जे अपॉन √36 + 64। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा। के की वैल्यू हम लिख दे अगर 9 × 10⁻⁹ 9, तो 9 × 10⁻⁹ 9। क्यू की तुम्हारी 50 माइक्रोकूलम दी हुई है, 50 × 10⁻⁻6। ठीक है, 50 माइक्रोकूलम भी दी थी ना। ठीक है, 50 माइक्रोकूलम ये, और ये हो जाएगा √64 + 36 √100, और √100 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, 6i कैप -8 जे कैप अपॉन √100 यानी कि 10। ठीक है, इसको रखे रहो। फिर इसको सॉल्व करोगे। हाँ, तो यार मैं कह रहा था कि ये जो मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा वो ये है। ठीक है, और ये हमारी डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड जो हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो निकल करके आएगा 4.5। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और इधर तुम्हारा ये बनेगा 0.6i कैप -0.8 जे कैप, तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये तो ई बार का मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा वो हो जाएगा 4.5 kV/m। सर ये 4.5 नहीं है, बेसिकली ये 4500 था अगर वैसे देखो, तो 4.5 kV/m ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको kV/m में लिख लिया, वैसे वोल्ट/मीटर में लिख सकते हो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो वो हो जाएगी 4.5 इंटू में 0.6i -0.8 जे kV/m। ठीक है, kV/m में फिर से हमने लिया है, तो हो जाएगी तुम्हारी 2.7i कैप -3.6 जे कैप kV/m। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिकली कूलम्स लॉ लगाना था और कुछ नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं यार एरोडोव में। ठीक है, तो जितने भी रेलेवेंट है तुम्हारे लिए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तक के मैंने निकाल लिए हैं। फिर जब हम क्लास में पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो हम फिर पोटेंशियल तक के निकाल लेंगे। तो जो रेलेवेंट है वो तुम इसमें से कर सकते हो, बाकी तुम एरोडोव अपने आप से कोशिश मत करना करने, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे फायदा नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें इरेलीवेंट है। तो एरोडोव के क्वेश्चन तो मैं निकाल के दे ही रहा हूँ। और बाकी उसके अलावा जो है सेंगेज वगैरह तुम या कोई भी एक रेफरेंस बुक अपने हिसाब से जो जेई लेवल की हो वो कर सकते हो। तो आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग पहले पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है पॉइंट चार्जेस क्यू एंड -q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल्स 2l एज शोन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यार वो देखो, सबसे सिमेट्रिकली जो पॉइंट हो सकता था, ठीक है, वो सेंटर पर ही है। सेंटर के अलावा अगर कोई भी सिमेट्रिकली पॉइंट तुमसे बोल रहा है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो वो तुम खुद देखो, तुम इसी प्लेन में अगर कहीं भी और जाओगे तो वो सबसे सिमेट्रिक तो होगा नहीं, मतलब हमें आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा बेसिकली। तो देखो यार, इसमें ये कह क्या रहा है कि इससे सिमेट्रिकली लोकेटेड होना चाहिए, तो हमें जैसे मैंने कहा कि आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा। तो और देखते हैं किस तरीके का पॉइंट इससे सिमेट्रिकली लोकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये स्क्वायर बना लेते हैं नीचे। तो इस तरीके का ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सपोज एक्स वाई प्लेन में अगर रखा है, तो बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सेस ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस। ठीक है, तो हम बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे तभी हमारा काम बन पाएगा। तो ये हमारी जेड एक्सेस में बना दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक, ये हुई हमारी जेड एक्सेस। तो अब कैसा रखा है यहाँ पर, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से इन चार्जेस को रख देते हैं। प्लस क्यू क्यू माइनस क्यू। तो अब ये कह रहा है कि हमें एट अ डिस्टेंस एक्स जाना है जो कि सबसे सिमेट्रिकल हो। तो सपोज ये हमारा एक पॉइंट हो गया पी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। सपोज ऐसी कैलकुलेशन हमने जब रिंग का कैलकुलेट किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर की थी। तो ये है डिस्टेंस एक्स। ठीक, ये हम एक्स आगे आ गए। तो अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम एक कोई चार्ज पकड़ते हैं, पहले उससे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज ये माइनस क्यू वाला चार्ज मैंने पकड़ लिया। कौन सा पकड़ूं? हाँ ठीक है, इसमें तुम्हें विजुलाइज अच्छा होगा। ये माइनस क्यू वाला चार्ज मैंने पकड़ा, तो इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया पहले तो। ठीक, ये, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक, इस सॉरी माइनस है ना, तो इसकी वजह से इस तरीके का होगा। यार माइनस वाले में, हाँ चलो ठीक है, मैं समझा लेता हूँ। तो माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर होगा, वापस इसी तरफ। ये हो जाएगा ई कुछ करके, ठीक है, ई नॉट बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ई नॉट बार, इस तरीके से, है ना। इसके अलावा इसी के ऑपोजिट वाला अगर मैं पकड़ लूं, यहाँ पर ये प्लस क्यू वाला, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस चीज इस तरीके का होगा, ई नॉट बार। इसको भी मैं ई नॉट बार इसको भी बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम ही होगा दोनों का, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी तुम्हें क्या समझ में आ रही होगी कि ये सारी चीज एक प्लेन में हो रही है। तो इस प्लेन को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी तुम्हें दिखाने के लिए बस। ठीक, तो अगर हम इस ट्राइंगल वाले प्लेन को अगर हम यहाँ पे अलग से ले लेते हैं एक साइड में, इस तरीके से, तो तुम्हें थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन हो जाएगा इस चीज का, और फिर तुम समझ जाओगे। तो ये हो गया। तो बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि यहाँ पर रखा है अपना माइनस क्यू, यहाँ पर रखा है अपना प्लस क्यू, और ये है अपना पॉइंट पी। तो ये जो हमने कैलकुलेशंस करी है, ये वाला ट्राइंगल बेसिकली हमने उठा करके, ये माइनस क्यू प्लस क्यू और जो पी वाला ट्राइंगल है, इसको हमने उठा करके ऐसे प्लेन में रख लिया है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से अगर ध्यान से देखो, तो इस माइनस क्यू की वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी। ठीक है, और इस प्लस क्यू वाले की वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसकी होगी के क्यू बाय ये वाला जो डिस्टेंस है, और ये तुम्हें दिया है कि ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, और अगर स्क्वायर की साइड ए है, तो मैं इसको ए बाय रूट टू बोल सकता हूँ। या चलो अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, चलो टी, तो ये टी है तो ये भी टी है ना। ये चीज समझ में आ रही होगी, सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी डी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों डी हो जाएंगे, दोनों डिस्टेंस सेम है, और दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट हो जाएगी। और इस ई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, के क्यू बाई डी स्क्वायर। अभी डी क्या है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे आराम से बैठ करके। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से जरा एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, है ना। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते तुम्हें चीज समझ में आएगी कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दिखाना चाहता हूं मैं, ये जो ट्राइंगल है ये, और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है। दिख भी रहा है तीनों की, बल्कि कॉन्ग्रुएंट भी, तुम मैंने कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोल सकते। ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि देखो तुम्हें ये साइड देखो, एक्स है, टी है, डी है, ये एंगल जो होगा वही ये एंगल होगा, ये 90 है, तो ये एंगल भी सेम होंगे। ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, तो अगर मैंने इस एंगल को अल्फा बोल दिया, ठीक, तो तुम्हारा ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर, ये अल्फा मैंने अपने आप से नाम दिया है। और इसको मैं अगर ऊपर करता हूं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और बस यही है। ठीक है, तो अब इस ई नॉट के अगर मैं कंपोनेंट्स दूं, तो इस ई नॉट के मैं कंपोनेंट दूं, तो ये आएगा एक इस डायरेक्शन में, ई नॉट कॉस अल्फा, ई नॉट कॉस ऑफ अल्फा। और इस ई नॉट का भी एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ई नॉट कॉस ऑफ अल्फा। और इन दोनों का ही एक इसका भी आएगा, ई नॉट साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में ई नॉट साइन अल्फा। और एक और दूसरे वाले का भी आएगा, ई नॉट साइन अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, ई नॉट साइन अल्फा, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली इस प्लेन को अगर मैं इसको इस बड़े वाले फिगर में दिखाना चाहूँ, तो मैं इस पॉइंट पी पर एक स्क्वायर प्लेन ले लेता हूँ इस तरीके का। इससे अच्छे से इसको समझाया नहीं जा सकता, तुम एक बार देखो। उसी के पैरेलल हमने प्लेन ले लिया इस पी पॉइंट के उसमें। ठीक है,
पी पॉइंट का मतलब प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई है ये, और एट जेड इक्वल टू एक्स, यानी कि ये पी पॉइंट जहां पर है उस जगह पर। तो प्रॉपर स्क्वायर बना लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने रिजल्टेंट निकाली, ये टू ई नॉट साइन अल्फा, ये टू ई नॉट साइन अल्फा तुम्हारी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, इसके डायगोनल के अलोंग। समझ में आ रहा है ये चीज? टू ई नॉट साइन अल्फा, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये इस प्लेन में इस डायगोनल के अलोंग होगी। ये बहुत ही ज्यादा विजुलाइज करने वाली चीज है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तुम क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करके देखना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अब मैं दूसरे का दोबारा से नहीं ड्रॉ कर रहा, पर मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये जो अपने दो चार्जेस बच रहे हैं इसके अलावा, ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू। ठीक है, तो इनकी वजह से भी इसी तरीके का एक ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो यार वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये माइनस क्यू वाले साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो उधर वाले भी तुम्हारा ऐसे ही कुछ होगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू वाले के साइड तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, है ना। बेसिकली तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये वाली जो इन दोनों की वजह से होगी, वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है यार, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे वो हो गया। ये माइनस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी, वो कुछ इस तरीके की स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग ही होगी, और ये भी होगी वही सेम मैग्नीट्यूड, तो वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंसेस सारे सेम है, वही टू ई नॉट साइन अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा बना कैसा, अगर हम उस प्लेन वाला वो स्क्वायर देखें, तो ये रहा। अरे यार बन जा, अरे यार ऐसे परेशान करता है। हाँ, तो ये रहा। ठीक, ये है अपना स्क्वायर, स्क्वायर बन जाना। हाँ ये रहा, तो इस पॉइंट से एक ये गया टू ई नॉट साइन अल्फा, और एक ये गया टू ई नॉट साइन अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स के अलोंग है, तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये टोटल इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ रही होगी तुम्हें मेरे ख्याल से। तो अब इन दोनों को अगर हम, अरे यार, ठीक है, ये 90 डिग्रीज है और ये 45 है, तो ये भी 45 रहेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको कमेंट नहीं कर रहा इस पर अभी, तो ये हो गया। तो इसका एक कंपोनेंट टू ए नॉट साइन अल्फा का एक कंपोनेंट इधर आएगा, स्क्वायर प्लेन पे। इतने ज्यादा कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट कंपोनेंट का ही खेल है पूरा, बस विजुअलाइजेशन हो जाए उसके बाद कंपोनेंट ढंग से लो, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सिमिलरली इस वाले का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्रीज है, तो ये बनेगा टू ई नॉट साइन अल्फा, और cos 45 sin 45 कुछ भी बोल दो यार, cos 45 बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 45 ही है। ये हो गया, तो ये भी वही चीज सेम रहेगी। इसको मैं लिख सकता हूँ, cos 45 होगा तुम्हारा 1/√2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 ई नॉट साइन अल्फा, है ना। और ये भी तुम्हारा √2 ई नॉट साइन अल्फा होगा इधर वाला। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास जो बचेगा, ये बचेगा टू ई नॉट साइन अल्फा, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ई नॉट और साइन अल्फा की अभी मैं वैल्यू लिखनी, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू ई नॉट साइन अल्फा। ठीक है, अब ये ई नॉट साइन अल्फा कहाँ से लिखें, जहां से हमने ये सारी कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वहीं से लिखते हैं। तो ये रहा, तो ई नॉट की वैल्यू हम लिख चुके हैं KQ/d², बट डी हमने खुद से माना है एक्स और एल, एक्स और स्क्वायर का साइड दिया था क्वेश्चन में, 2L दिया था ना डायगोनल, तो ये L था बेसिकली, जो हमने T लिखा है ये इसको L लिख लेना। ठीक है, ये L है। ठीक, तो ई नॉट था तुम्हारा, अच्छा देखो यार, तो ई नॉट था तुम्हारा KQ/d², इसको आप तुम लिख सकते हो KQ/√ऑफ, या अंडर रूट हटाओ, सीधे मैं वही लिख दे रहा हूँ x² + L²। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से लिखा है, यहाँ से देखो, ये L और X और ये D। ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो KQ/x² + L²। और साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, तो ये ट्राइंगल में देखो तुम ध्यान से, अगर ये अल्फा है, तो साइन अल्फा हो जाएगा तुम्हारा L/D। ठीक है, क्लियर। तो साइन अल्फा को मैं L/D लिख देता हूँ इसके आगे, साइन अल्फा हमारा हो जाएगा L/D, यानी कि L/√ऑफ x² + L²। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
तो हमारा आंसर क्या है, 2√2 E0 sin अल्फा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2√2 KQ/x² + L² E0 हो गया, इंटू साइन अल्फा लिखेंगे L/√x² + L²। ठीक। तो यहां से शांति से इसको हम लिख सकते हैं 2√2 KQL/x² + L² 3/2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अगर तुम के को 1/4πε0 लिखो, जो मेरे ख्याल से बुक में आंसर 1/4πε0 के हिसाब से दिया होगा, तो वो तुम कर लोगे तो तुम्हारी बन जाएगा QL/√2πε0 x² + L² 3/2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, अगर पाई 1/4πε0 रख देते हो तो हर क्वेश्चन में बस लास्ट में एक किया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम पहले पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, उसका फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं इसको। ये कह रहा है a thin half ring of radius 20 centimeter is uniformly charged with charge q equal to 0.7 nanocoulomb. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ द रिंग पूछ रहा है, हाफ रिंग। बहुत इजी है। तो सिचुएशन देखो अगर तुम, तो इस तरीके की रिंग है, हाफ रिंग। ठीक है, ये सर्कुलर समझ लेना यार, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं हुई है इसमें। तो इसके सेंटर पर बोल रहा है ना। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, हम लोगों ने क्लास में कर रखा है, λ/2πε0r sin θ/2। ठीक। यहाँ पर थीटा हमारा क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या थीटा तुम्हें ये पाए दिख रहा है क्या? तो ये मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूं λ/2πε0r sin π/2। और sin π/2 क्या 1 नहीं होता है? तो 1 हो गया, तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो λ/2πε0r है। आंसर है हमारा λ/2πε0r। ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, यानी कि 0.7। एक मिनट यार, हाँ 0.7। तो ये हो जाएगी लैम्डा अपनी हो जाएगी। हाँ यार वो थोड़ा कनेक्शन कह रहा था, तो इसमें क्या है λ/2πε0r अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा हमारा जो, एक मिनट यार, हाँ, तो लैम्डा हमारा जो निकल करके आएगा वो आएगा, चार्ज कितना था, 0.7 इंटू 10⁻⁻⁹ 0.7 नैनो कूलम अपॉन लेंथ कितनी थी, पाई आर। ठीक, ये हो गया। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा जो ये आंसर आएगा, ये आएगा, या इसको मैं क्यू ही बोल देता हूँ ना सीधे, अभी अभी क्यू बोल देता हूँ। ये हो जाएगा Q/2π² ε0r। ठीक। और सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो क्यू तुम्हारा था 0.7 इंटू 10⁻⁹ और 2 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3.14 का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और रेडियस की वैल्यू के ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ सॉरी, ये आर है ना, यहाँ भी आर, ये आर स्क्वायर होगा। ठीक है, देख लेना ये यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो ये, तो आर हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10⁻⁻², यानी कि मीटर में लेंगे ना, और इसका स्क्वायर। इसको तुम पूरा सॉल्व कर लेना, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 100 वोल्ट/मीटर। तो ये है आंसर। ठीक है। बस ये कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब डन है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a thin wire ring of radius r carries a charge q, magnitude of electric field strength on the axis of the ring as a function of l। और उसका फिर l अगर r से बहुत ज्यादा है तो उसके लिए, तो देखो यार इसमें बेसिकली क्या कह रहा है भाई, रिंग की वजह से आपको एक पॉइंट पर जो उसके एक्सिस पर हो उस पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड केस है, इसको हमने क्लास में सॉल्व कर रखा है, और इससे ज्यादा हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रखा है। एल ज्यादा होगा आर से तो क्या होगा, आर एल से बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, हर तरह का डिस्कशन वहां कर रखा है। तो एक बार जाके वो वाली वीडियो देख लेना, तो वहां तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो ये है डन इन क्लास। ठीक है, ये हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q is located at the center, मैं लिख लेता हूँ। A point charge Q is located at the center of a thin ring of radius R with uniformly distributed charge minus Q। ठीक है, तो एक रिंग है बेसिकली इस तरीके की। अरे यार थोड़ा ढंग से बन जाती है यार, रुको फिर से बनाता हूँ। ठीक है, अब बेटर है ना। ये रिंग है, इस पर चार्ज Q है, और ये बोल रहा है कि a point charge minus Q is placed at the center of the ring। ठीक है, find the magnitude of electric field stand at the point lying on the axis of the ring at a distance x from its center। तो वही स्टैंडर्ड केस का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। तो ये कह रहा है ये इसकी एक्सिस है, इस पर एट अ डिस्टेंस x, इस पॉइंट P को मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस तुम्हें दे रहा है x, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। फाइंड द magnitude of electric field strength as a vector at the point P lying on the axis of the ring at a distance x from its center। ठीक है, तो ये रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं E बोल दे रहा हूँ और E1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू तुम भी जानते हो। यार पता नहीं है क्या हो रहा था, कनेक्शन चला गया था। तो मैं ये कह रहा था रिंग की वजह से E1 हो गया, जो कि डायरेक्शन ये होगा, अभी हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। और ये जो पॉइंट चार्ज होगा इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो डायरेक्शन ये होगा, इसका समझ में भी आ रहा होगा तुम्हें क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको E2 बोल दिया मैंने। तो अब हमारा जो नेट डायरेक्ट E1 और E2, ठीक है, ये हो गया। तो E1 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगी तुम्हारी के क्यू, इस डायरेक्शन को मैं x बोल दे रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं ऊपर y बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस, इसका कुछ दिया होगा ना, रेडियस आर दिया है ना शायद, हाँ रेडियस आर दिया है ना, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। और E2 अगर तुम लिखना चाहो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही बोला है ना, तो E2 तुम लिखना चाहो तो वो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस आई कैप। ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिख भी रहा है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है यार, ये एक्स आई कैप करने की जरूरत नहीं थी। तो ई बार नेट जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा, मैं E1 बार प्लस E2 बार कर दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा तुम्हारा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, यार ये एक मिनट, 3/2 आई कैप माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक, तो अब हम जरा इसमें से ई बार नेट का अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं तो पहले कॉमन वाली चीजें निकाल लो। तो के क्यू निकाल लो बाहर, तो अंदर बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 माइनस, चलो ई बार नेट ही लिखो अभी, ठीक है, एक्स 1/x स्क्वायर आई कैप। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ऑफ एक्स रिंग एक्स फ्रॉम सेंटर इफ एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर, मतलब एक्स जो है वो बहुत ज्यादा है आर से। ठीक है, अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं के क्यू, ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा तुम्हारा, अंदर से तुमने बेसिकली अंदर से तुम क्या निकालोगे, अगर मैं इसको 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो एक्स क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से -1/x स्क्वायर आई कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस x से इसका एक ये काटो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, एक मिनट यार, ये है, तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, के क्यू वन, ये 1/x स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये पावर 3/2 था ना, यही गलती करते हैं लोग, बता रहा हूँ तुम्हें कैसे, आई कैप ये बन गया। ठीक, अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि x ग्रेटर ग्रेटर देन आर है तो वो बोलते हैं ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, और वो जीरो बोल देते हैं इलेक्ट्रिक, बट वो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा कि x ग्रेटर ग्रेटर देन आर है। देखो इस स्टेप को ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का और इस तरह के हर क्वेश्चन का। तो देखो x ग्रेटर देन आर दिया हुआ है, तो 1 प्लस
आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी 1 + nx के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 3r² बाय 2x²। ठीक है, ये बनेगा ये, ना कि सीधे सीधे तुम उसको क्या कहते हैं 1 लिखने वाले थे, 1 नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये चीज, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पेज इंसर्ट कर लें यार, वरना जगह नहीं बच रही है। हाँ ठीक है, आओ। तो ये बनेगा। ठीक, तो अब हम इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऊपर, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जाएगा KQ 1/x² इंटू में, तो यार वो कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ गया था फिर से। तो ये बनेगा 1/x², और फिर हम जब इस चीज को हम यहाँ रखेंगे अप्रोक्सीमेशन लगा के, तो हो जाएगा 1 + अरे यार, हाँ 1 + 3r² बाई 2x²। और ये -1/x² तो वैसे का वैसा रहेगा ही। आई कैप, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब हम इसको देखें, तो ये हमारा बनेगा, अभी इस x² को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो ये बनेगा KQ/x² को भी बाहर निकाल लेते हैं ना, कॉमन ही है। ये बनेगा 2x² अपॉन 1/2x² +3r²। बेसिकली इसमें हमने 2x² वाला एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दो स्टेप मैंने कर दिए ओरल। तो ये इस तरीके से होगा, 2x² + 3r² -1 बचेगा, क्योंकि 1/x² हमने बाहर निकाल लिया। ये आई कैप है। तो अब ये बनेगा KQ/x²। अंदर बनेगा तुम्हारा एलसीएम ले लो, 2x² +3r²। ठीक, तो ऊपर बनेगा ये 2x² -2x² -3r²। ठीक, ये आई कैप रहेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बनेगा 3 - 3 KQ r² x² इंटू में 2x² +3r²। है ना, तो ये बनेगा। तो यहाँ पे फिर से वही करते हैं, इसमें से फिर से x² कॉमन ले लो, तो इसको बना दो x⁴, तो ये अंदर बचेगा 2 + 3r² बाई x²। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ठीक, आई कैप में सब सही तो सॉल्व किया है ना? 2x² +3r²। ठीक है, और चेक कर लेते हैं यार। हाँ सही है मेरे ख्याल से, चलो देखते हैं। तो ये बनेगा, तो अब फिर वही x greater than r हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा -3 KQ r² बाई 2x⁴ आई कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3 KQ r² बाई 2x⁴। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद ये 2 नहीं आता नीचे, कुछ कैलकुलेशन एरर है शायद, तो वो मैं चेक कर लूंगा एक बार। वैसे मेरे ख्याल से नहीं है, तो फिर सही है, बाकी हमने किया तो सब कुछ सही है। तो तुम्हें अगर कोई कैलकुलेशन एरर दिख रही हो तो तुम उसमें कमेंट कर देना। इससे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है बस, बाकी सब ठीक है। ठीक, और सही तो है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको, है ना, सही है। अगला क्वेश्चन देखो।
इसमें कह रहा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक, with one of its ends coinciding with the center of the ring. Okay, the total charge of the ring is equal to q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड बताना है। आओ देखते हैं। तो ये बोल रहा है किस तरीके की रिंग है। यार रिंग ढंग से नहीं बनती है, एक बना के सेव कर लूंगा सोचो मैं। चलो आओ देखते हैं, एक बार ढंग से रिंग बनाते हैं। हाँ ये थोड़ी ठीक लग रही है। नहीं यार ये भी नहीं चाहिए थी ना अपने को, बेसिकली अपने को इस तरह की रिंग चाहिए यार, ओवल टाइप की। हाँ ये रही, मिल गई। चलो ठीक है, अभी काम भर का हो जाएगा। इस रिंग के एक्सिस पर इनफाइनाइट चार्ज रखा है, जो ये से इनफाइनाइट पर जा रहा है, बट इसका एक एंड यहाँ पर है, ठीक, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। और इस रिंग का रेडियस आर है, और इसके पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा। इस तरीके से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस प्लस, और रिंग पर भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, here a system consists of thin charged wire ring of radius r and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring with one of its ends coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to q. इस पे q चार्ज है। The charge of the thread per unit ये लैम्डा दिया हुआ, ठीक है। इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड थ्रेड बोल रहा है, तो ठीक है इंटरैक्शन फोर्स देखनी है अगर दोनों के बीच, तो हम पहले इसकी वजह से एक एलिमेंटल, इस पे एक छोटे से एलिमेंट पर देखते हैं। तो एक चीज तुम ध्यान देना, ठीक है, तो इस बड़े वाले जो तुम्हारा लाइन चार्ज है, इसी वजह से जो रिंग पर, रिंग के छोटे से एलिमेंट डी क्यू पर फोर्स होगा, एक होगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल होगी, एक होगी ये हो गया तुम्हारा डी क्यू इंटू में ई परपेंडिकुलर, तो ई पैरेलल, ठीक। और ये बनेगा एक तुम्हारा होगा इससे परपेंडिकुलर जाता हुआ डी क्यू इंटू में ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बनेगा। इस डी क्यू को हटा ही देते हैं, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इसके जो ऑपोजिट एक एलिमेंट आएगा है, ये रहा, इसके ऑपोजिट एक एलिमेंट आएगा, इस पर भी एक बनेगा तुम्हारा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, जो कि होगा तुम्हारा डी क्यू इंटू में ई पैरेलल, और एक फोर्स बनेगा तुम्हारा डी क्यू इंटू में ई परपेंडिकुलर। अब तुम्हें एक चीज ध्यान से दिख रही होगी कि ये ई परपेंडिकुलर क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये रेडियस आ रही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर ऑपोजिट वाले एलिमेंट के लिए ये ई परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, तुम जैसे कितने भी एलिमेंट्स लोगे तो, ठीक है। बेसिकली हमें डी क्यू इंटू ई पैरेलल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी क्यू इंटू ई पैरेलल की डायरेक्शन तुम्हें दिखी रही है कि इस तरफ पीछे की तरफ आ रही है, तो जो हमारा डीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू इंटू में ई पैरेलल, ठीक। इसको हम लिखते हैं, तो डी क्यू इंटू में ई पैरेलल कितना आएगा, लैम्डा अपॉन, हाँ यार तो इसको हम लिख रहे थे, तो ये ई पैरेलल तुम्हारा हो जाता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। ये कैसे होता है ये हमने क्लास में देखा हुआ है, तो वो अगर तुमने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो देख लो, ठीक है, नहीं तो पता होगा तुम्हें। ये हो गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक, ये हो गया ई पैरेलल, और ये डी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये डी एफ है, तो फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो यार। इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा जो नेट फोर्स बन के आएगा, पूरे डीक्यू को इंटीग्रेट करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, इनटू में यहाँ से इंटीग्रेशन डीक्यू, और डीक्यू को इंटीग्रेट करोगे तो नेट चार्ज आ जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में क्यू। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस यही है, सिंपल सा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ वेरी लॉन्ग straight uniformly charged thread carries a charge lambda per unit length. Find the magnitude and direction of the electric field strength at a point at which is at a distance y from the thread and lies on the perpendicular passing through the thread's end. तो ये वाला क्वेश्चन भी यार जब हमने रॉड वाला केस किया था वहां पे चार्ज के लिए क्लास में, हमने ये भी किया था, इसके सारे सब केसेस भी डिस्कस किए थे कि कैसे करते हैं। तो वहां जाके तुम देख सकते हो, तुम्हें डिटेल में सारी चीज समझ में आएगी। ये ऑलरेडी डन है तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ डन इन क्लास। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, तो वहां जाके देख सकते हो, उससे तुम्हारा एकदम दिमाग खुल जाएगा, एकदम सारे केसेस उसमें अच्छे से डिस्कस किए हैं। और इसमें एक चीज और बहुत खास है, तुम लोग एक गलत तरीके से फॉर्मूला याद रखते हो, तो मैंने जो अपने जब जहाँ पे मैंने पढ़ाया वहाँ पे मैंने बताया कि इसको किस तरीके से याद रखो ताकि तुम कभी भूलो मत, ठीक है, तो वो एक बार देख सकते हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो फिर आज की क्लास में एंड करेंगे। तो एक बार तुम पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहा है थिन रॉड ऑफ लेंथ 2a कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q इज लोकेटेड इन वैक्यूम, ठीक है, लेंथ 2a है और
वैक्यूम में रखी है, चार्ज क्यू है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द रॉड सेंटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। पहली बात तो ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब रॉड तुम्हारी इस तरीके की है, ये बन गई रॉड, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। तो ये यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज दिस इज आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है। अगर ये टोटल लेंथ 2a है तो और ये सेंटर है, तो ये a और ये a हो जाएगी, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट P पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, ठीक है, सिंपल। तो अभी हमें एक चीज पता है कि हम ये रॉड वाला केस क्लास में ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं, तो हमें एकदम जीरो से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक चीज पता है कि जो है एक ई परपेंडिकुलर आता है और एक ई पैरेलल आता है। और ई परपेंडिकुलर क्योंकि ये ऊपर नीचे का वैल्यू मतलब दोनों ऊपर और नीचे बराबर है लेंथ, तो ई परपेंडिकुलर इस केस में नहीं आएगा, केवल ई पैरेलल आएगा। सॉरी, ई पैरेलल इस केस में नहीं आएगा, केवल ई परपेंडिकुलर आएगा। तो वो होगा यहाँ पे ये ई परपेंडिकुलर। तो ये ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? ई परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और परपेंडिकुलर है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम कॉस थीटा का, और लिमिट देंगे -θ1 से θ1। तो ये θ1 क्या है? ये एंगल हो गया, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये है तुम्हारा θ1, और ये हम यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा θ1। ये पता नहीं कनेक्टिविटी का क्या इशू हो रहा है, फिर से देखते हैं। और -θ1 से θ1 हम इंटीग्रेट करेंगे cos θ1 को d थीटा, हाँ इस तरीके से, सॉरी यहाँ d थीटा लिखना भूल गया मैं, d थीटा। तो ये याद करने का तरीका है जो मैंने तुम्हें क्लास में बता रखा है। तो ये हो गया। तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो इसको लिख दो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा -θ1 से θ1 तक। ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा साइन θ1 माइनस, ये लिख लो यार, चलो साइन θ1 माइनस साइन ऑफ -θ1। तो साइन ऑफ -θ क्या होता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 sin θ1, ठीक है, ये हो गया। अब साइन θ1 की वैल्यू लिख लो यहाँ से। साइन θ1 तुम्हें साथ साथ दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस डी है। साइन θ1 तुम्हारा a बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे इसको, तो ये बनेगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो हमने एक वो काट दिया, और ये बन जाएगा तुम्हारा a बाई डी, ठीक। तो अब इसको लिखोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डी हमने खुद से माना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगी इस ट्राइंगल में, देखोगे कर, तो ये ए और ये आर ये डी, इसको लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको अब तुम शांति से लिख सकते हो, ये बनेगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ये। बट लैम्डा भी हमने खुद माना था, हमें दिया है कि क्यू गिवन था, तो लैम्डा तुम्हारा क्यू बाई टू ए है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्यू बाई टू ए, इसको मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि हमने लैम्डा खुद से माना है, ठीक है। फॉर्मूला क्योंकि हमें लैम्डा के टर्म्स में याद था, तो इसलिए हमने खुद से माना है। तो यहाँ लिखोगे तुम इसको क्यू बाई टू ए इंटू में ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में अंडर रूट ऑफ, यार यार छोटा ही लिख लो यार, बार बार में वही गड़बड़, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो ये ए से ए चला जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये था तुम्हारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, कोइंसाइडिंग विद द रॉड डायरेक्शन एट द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द रॉड। अब ये कह रहा है कि रॉड की डायरेक्शन में हमें लेना है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, कि इस तरीके से तुम्हारी रॉड रखी है, ठीक है, ये है रॉड, ये है सेंटर, तो ये तुम्हारी लेंथ इधर ए होगी, इधर भी ए होगी, और ये एट डिस्टेंस आर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पे बात कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो हम क्या करें, वही एक छोटे से एलिमेंट की वजह से लिखना शुरू करें। तो यहाँ से हम एक्स पर गए, हमने एक dx एलिमेंट लिया जैसा हमने डेरिवेशन के टाइम पे किया था, ठीक है। इस dx की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ इस पॉइंट पर, तो डी तुम्हारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया ये, क्योंकि ये आर था, ये एक्स था, तो ये आर माइनस एक्स हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा डी।
तो डी क्यू को अब हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, तो के, हाँ तो फिर से करेक्शन चला गया, तो ये जो लिखा है के, तो डी क्यू को हमने लिख दिया लैम्डा डी एक्स अपॉन नीचे आएगा वही आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे हम, एक्स की लिमिट देंगे हम माइनस ए से ए तक, ठीक है, दिख रहा होगा वो कैसे, फिगर में दिख रहा है, माइनस ए से ए हम एक्स की लिमिट देंगे, ठीक है। बट अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, ये तो ठीक है, ये हो गया, ये अपना आंसर है। बट अगर मैं आर माइनस एक्स को टी ले लूं, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस डी टी, माइनस क्योंकि डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो जाएगा इस तरीके से, अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1/t, है ना। तो मैं सिंपली 1/t लिख दूं, 1/t ये बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारा जो आंसर होगा वो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/t की वैल्यू क्या थी, आर माइनस एक्स, और लिमिट कहाँ से थी, माइनस ए से ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/r-a माइनस 1/r+a, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, ए प्लस बी माइनस बी से, और ऊपर हमारा आएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, क्योंकि वो हमने माइनस कर दिया है, तो आर से आर चला जाएगा, तो ये बनेगा अपना 2a, 2a लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लैम्डा को फिर वही q/2a लिख दें, तो ये बन जाएगा सिंपली q, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा आंसर। और ऊपर वाले केस में हमारा क्या आंसर आया था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए। अब इसके अलावा एक चीज और इसमें बोल रहा था, वो देख लो फाइनल, ठीक, वो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशंस फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए, है ये बेसिकली जीरो लिख दिया है, आर बहुत ज्यादा हो ए से। तो पहले इस वाले की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये बनेगा, इस एक्सप्रेशन को नीचे ले चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो ये है लैम्डा ए, सॉरी यहाँ ये यहाँ पर आया, ठीक है। इस वाले में देखो सीधे यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, आर मच मच ग्रेटर देन ए बोल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो ये बनेगा तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आर कॉमन निकालिए, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, ये बचेगा, ठीक है। तो अब आर क्योंकि मच मच ग्रेटर देन ए है, तो ये 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे वाले केस में भी यही बोल रहा था, अगर आर मच मच ग्रेटर देन ए है तो क्या होगा, ठीक है, देख लो। ये बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अंदर बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि आर मच मच ग्रेटर देन ए है, तो ये भी बन जाएगा फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए, ये बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये भी बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यार फिर से कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ये मैं यही बोल रहा था कि बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो दोनों ही आर मच मच ग्रेटर देन ए के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, ये भी हमने देख लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को तुम अगर जो भी नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। तो एयरडोफ के जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड तक के, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे करा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें सारे समझ में आ भी गए होंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस क्वेश्चन में किस टाइम पे तुम्हें डाउट आया था, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है यार। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना कर सकते हो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।